हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए स्टूडेंट। सो आई होप यू आर हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। सो हमने पिछली वीडियोस में जो है तो नेचर ऑफ लॉजिक के बारे में पढ़ लिया था, जहां हमने जो है तो लॉजिक की जो भी प्रकृति थी, जैसे एज अ साइंस एज एन आर्ट के रूप में हमने पढ़ लिया था कि वो क्या है, उसका नेचर हमने पढ़ लिया। आज जो है तो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टर्म इन लॉजिक, मतलब जो तर्कशास्त्र है उसमें जो टर्म है, जो शब्द है, उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाकी वीडियोज़ आपको लिंक में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टर्म इन लॉजिक, मतलब तर्कशास्त्र में जो ये टर्म है इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ है। सो इन लॉजिक अ टर्म इज अ वर्ड। इन अ लॉजिक अ टर्म इज अ वर्ड, फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, क्लास और रिलेशन with which it is the smallest unit of thought with which we think reason about something। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन लॉजिक, अगर हम तर्कशास्त्र में बात करें तो जो ये टर्म है, अ टर्म इज़ अ वर्ड। टर्म क्या है? ये एक शब्द है। फ्रेज है ना, ये एक शब्द है, वाक्यांश है, ये एक्सप्रेशन है जो हमें क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है किसी वस्तु को, किसी क्वालिटी, गुणवत्ता को, या कोई क्लास, वर्ग या रिलेशन, किसी से संबंध, इन सारी चीज़ों को ये डिनोट करता है। मतलब कहने का कि संबंध इससे दर्शाता है। और तो और बताया गया है कि ऑफ थॉट विच वी कैन थिंक, जो भी हम सोचते हैं ना, तो हमारी जो विचार करने की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसके साथ हम कुछ सोचते हैं या तर्क करते हैं, है ना, कोई रीज़न है जिसके बारे में हम तर्क कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं, है ना, उन सारी चीज़ों को जो है तो हम जो सोच रहे हैं उसको कैसे व्यक्त करना है, किन शब्दों में व्यक्त करना है, उसे जो है तो टर्म कहते हैं। ठीक है, पद कहते हैं या शब्द आप इसे बोल सकते हैं। अ टर्म इज़ अ वर्ड। फिर यहाँ बताया कि रोल इन द स्टेटमेंट, मतलब कहने का कि अगर हम इसकी भूमिका की बात करें इस स्टेटमेंट की, तो कैसा रहेगा कि इन एनी लॉजिकल स्टेटमेंट, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट हो सकता है, होता है। द टर्म इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोवाइड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। ऐसा कोई लॉजिकल स्टेटमेंट दीजिए जिसमें हमें मीनिंग उसका समझ में आए, ऐसा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, है ना। जैसे कि राम आम खाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि राम राम क्या है, वो भी एक वर्ड है। इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, कि राम एक इंसान है। मतलब कहने का कि आम खाता है, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि वो आम खा रहा है, मतलब आम एक अलग वो हो गया, है ना। तो आम जैसे पेड़ का जाति का हो गया और मनुष्य के जाति का राम हो गया, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि राम आम खाता है ना। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब निकल रहा है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है इसका कुछ स्टेटमेंट निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। तो इसी को हम बोलेंगे टर्म। इसमें तीन पद दिख रहे हैं हमें, एक राम है ना, दूसरा आम, तीसरा खाता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये पद है, ये वर्ड्स है, ये टर्म है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि इन द स्टेटमेंट ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखने को हमें मिल रहा है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मतलब कहने का कि सभी मनुष्य नश्वर है ना। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस है, ह्यूमन एंड मॉर्टल, ये दोनों टर्म है, ये दोनों जो है तो शब्द हैं। ह्यूमन एंड मॉर्टल ये दोनों शब्द है। जैसे कि ह्यूमन इज़ अ टर्म, क्यों? क्योंकि इट्स अ डिनोट अ क्लास। ह्यूमन क्या दिखा रहा है हमें, क्लास दिखा रहा है, वर्ग दिखा रहा है कि मनुष्य एक प्राणी है। मतलब कहने के मनुष्य कहा जाए तो ये अलग है, मनुष्य में कोई भी आ सकता है, राम, सीता, है ना, और जैसे ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। वो किसको डिफाइन कर रहा है, कि मनुष्य को डिफाइन कर रहा है। और वहीं पर मोटल किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, कि इट डोनेट्स अ क्लास, ये भी अलग क्लास दिखा रहा है, क्योंकि ये भी एक वर्ग को दर्शा रहा है। मोटल मतलब नश्वर, है ना, यहाँ पे ये बताया गया है। आगे हम बात करें अगर, तो मीनिंग एंड कॉनोटेशन, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें जो हमें मीनिंग, जो इसका अर्थ है, ये समझ में आ रहा है कि एवरी टर्म हैज़ अ मीनिंग एंड कॉनोटेशन। जो हम कोई भी अगर शब्द बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही है ना। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हम अगर बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, अगर हम उसको बोल रहे हैं तो उसमें जो पद है उस पद का कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, उसमें कुछ अर्थ निकलता है ना। तो मीनिंग जैसे यहाँ पे बताया गया है कि this is the set of qualities associated with the term. For example, man means a rational being and the sign is the set of all things. The term refers to the sign of human beings, all human on the earth. अब जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि सभी मनुष्य नश्वर है, ठीक है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस बताया गया था हमें, इसके अंदर क्वालिटी हमें देखने को मिलती है कि जो मैन है ना, जैसे ह्यूमन मैन, तो मैन मतलब होता है एक रेशनल बींग। हाँ, मैन एक जो है तो रेशनल बींग है, कहने का मतलब कि एक तर्क संगत प्राणी है वो, और तो और सभी चीज़ों का एक समूह होता है। और ये जो है तो मानव के, मनुष्य के अगर बात की जाए तो उसमें ये आता है ना। और मानव जो है तो पृथ्वी पर बहुत मौजूद है और सभी मनुष्यों को दर्शाता है। तो यहीं पे यही बताया गया है कि ह्यूमन ऑन अर्थ। तो मैन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह का संगीत प्राणी है और तो ये पृथ्वी पर मौजूद है। इसका हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई अर्थ निकलता हो, हम ऐसा बोलें कि कोई अर्थ निकलता हो। ये किसी क्वालिटी को भी दर्शा सकता है ना, किसी ऑब्जेक्ट को भी दर्शा सकता है, इस तरह ये बताया गया है। तो यहाँ पे टर्म का मतलब यही है, पद का मतलब यही है। यहाँ पे कोई जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे मैं बोल दूँ जैसे कि श्याम बाजार जाता है, तो तीनों में श्याम अलग हो गया, श्याम हो गया, वो इंसान को दिखा रहा है, बाजार किसी एक ऐसी संस्था को ऐसी वस्तु को दिखा रहा है ना, और ऐसा वर्ग दिखा रहा है, मार्केट एक वर्ग ही हो गया। तो यही बताया कि श्याम बाजार जाता है, तो तीनों का अर्थ निकलता है, श्याम अलग, बाजार अलग, जाता है अलग।
सो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स इन लॉजिक। कहने का मतलब तर्कशास्त्र जो है तो उसको शब्दों में कितने वर्गीकरण किए गए हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है तो यहाँ पे बताया गया है। हमने नेचर पढ़ लिया था लॉजिक का, आगे हमको यही पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स इन लॉजिक। सो यहाँ पे बताया गया है कि इन लॉजिक टर्म्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉर्म, मीनिंग एंड यूजेस। अब यहाँ पे बताया जो टर्म का क्लासिफिकेशन है ये हमें 3 तरह का देखने को मिलता है, 3 तरह के बेस्ड है इसमें। पहले हम देखेंगे फॉर्म के आधार पर, है ना, तो पहले इसके रूप के आधार पर देखेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं, फिर इसके अर्थ के आधार पर देखेंगे इसके कितने प्रकार हैं, फिर उसके बाद जो है तो हम यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। Existence is a distinction made according to the number of person object to which the term applies। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक्सटेंशन इज अ डिस्टिंक्शन मोड, मतलब विस्तार से उन व्यक्तियों वस्तुओं की जो संख्या है उसके अनुसार किया गया भेद है, एक तरह से बोला जाए उसके हिसाब से जो है तो हम आगे पढ़ते हैं। और ये जो शब्द है इसी पर लागू होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नंबर मतलब कहने का कि वस्तुओं की जो संख्या है ना, उनके आधार पर है जो है इनको अलग अलग बांटा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन, मतलब कि इसके विस्तार के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके कितने प्रकार हैं। तो पहला हमारा ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है इन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन हाउ मैनी पर्सन्स थिंग्स दिस टर्म रिफर्स टू, मतलब ये जो शब्द है ये कितने व्यक्तियों के और कितने वस्तुओं के, हाउ मैनी पर्सन एंड थिंग्स कितने व्यक्तियों कितनी वस्तुओं को मतलब रिफ़र करते हैं, मतलब कहा जाए तो संदर्भित करता है। तो अ डिस्टिंक्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच अप्लाइज, मतलब कहने का कि संदर्भ के अगर आधार पर बात करें, है ना, अ डिस्टिंक्शन इन मेड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अप्लाई होता है, जैसे कि सिंगुलर हो गया, है ना, फिर जनरल टर्म हो गया, फिर कलेक्टिव टर्म हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर टर्म, तो विच रिप्रेजेंट ओनली वन पर्सन और थिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके अगर बेसिस पे हम बात करें, एक्सटेंशन के विस्तार के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके यहाँ पे 3 बताए गए हैं। जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सिंगुलर मतलब एक वचन, है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। या फिर हम इसको इंडिविजुअल टर्म भी बोल सकते हैं, व्यक्तिगत जो पद होते हैं उनको वो बात कर सकते हैं। ये एक वचन होता है सिंगुलर, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट ओनली वन पर्सन और वन थिंग, कोई एक चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही ईजी है, जैसे एग्जाम्पल हो गया राम, है ना, यहाँ पे, या फिर सन या रिवर गंगा, मतलब कोई एक चीज़ दर्शाता हो, जैसे श्याम हो गया, है ना, पैरेट हो गया, ऐसी कोई एक चीज़ रिप्रेजेंट करता हो। सेकंड देखेंगे जनरल टर्म, जिसमें हमें बताया गया कि विच रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन और एंटायर क्लास, कहने का मतलब कि ऐसा शब्द, ऐसी चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है जो एक व्यक्ति, मतलब जो एक से अधिक व्यक्तियों का एक पूरा वर्ग ही हो, मतलब वो किसी, मतलब कहने का कि अगर हम एक की बात करें तो हमें वो पूरा वर्ग ही समझ में आ जाए। जैसे कि मैन, अगर हम मैन की बात करेंगे तो हमें पूरा मनुष्य जो है तो समझ में आएगा। एनिमल की बात करेंगे तो जितने भी हमारे जानवर हैं वो हमें समझ में आएंगे। बर्ड की बात करें तो पंक्षियाँ समझ में आएंगी। ये अलग अलग भी है और इनके जो क्लास है वो भी अलग अलग है। तो ये जनरल टर्म हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें कलेक्टिव टर्म, तो विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर बट नॉट द इंडिविजुअल पीपल विद इन द ग्रुप। अब हमें बताया गया कि सामूहिक शब्द कलेक्टिव टर्म क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल को जो साथ में रहते हैं, बट नॉट द इंडिविजुअल पीपल में, लेकिन समूह के भीतर जो है तो व्यक्तिगत लोगों की नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर हम बात करें जो हमें रिप्रेजेंट करता हो, जैसे कि आर्मी हो गई, है ना, तो इसको हम थोड़ी आगे पढ़ते हैं। तो जो रिप्रेजेंट करता हो हमें, हाँ, कलेक्टिव टर्म, ये यहाँ पे भी कलेक्टिव टर्म बताया गया है, यहीं पे दिखाया गया है कि जो कलेक्टिव टर्म है इसको अच्छे से एक्सप्लेन पढ़ते हैं कि विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर बट नॉट द इंडिविजुअल पीपल विद इन द ग्रुप। एग्जांपल आर्मी, क्राउड एंड असेंबली। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ऐसा रिप्रेजेंट करता है जो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो लोग साथ में रहते हैं, एक से अधिक व्यक्ति जो है तो मतलब एक वर्ग में जो है तो रहते हैं, जैसे आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, असेंबली सभा हो गई। तो यहाँ पे एक तरह से कहने का मतलब कि कलेक्टिव टर्म, जैसे हमने कलेक्टिव नाम नहीं पढ़ा था वैसे इसमें भी है, तो आर्मी, क्राउड, असेंबली, ये जो है तो ऐसे लोग हैं जो एक साथ रहते हैं। फिर सेकंड जो है हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, मतलब कहने का कि बेसिस जो है किसके आधार पर जो है तो फॉर्म के आधार पर जो है तो हम देखेंगे कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो सेकंड अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, सो इसमें फर्स्टली हमें दिया गया पॉजिटिव टर्म, मतलब कहने का कि विच डायरेक्टली डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और क्वालिटी, ऐसा कोई टर्म जो ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई थिंग्स, ऐसी किसी वस्तु या गुण को जो एक तरह से पूरी तरह से जो है तो उसके क्वालिटी पर बताए, है ना, तो वो पॉजिटिव टर्म हो गया, है ना। जैसे कि बोला जाए तो जेंटलमैन हो गया, स्कॉलर मैन, मतलब एक कोई सज्जन पुरुष है ना, कोई स्कॉलर, कोई विद्वान है, कोई आदमी है। तो ऐसा सकारात्मक शब्द इसमें बताया गया कि कोई पॉजिटिव टर्म ऐसा हो जो किसी वस्तु या गुण को जो है तो पूरी तरह से उसको मतलब कहा जाए तो प्रदर्शित करे। सो ऑन द बेसिस में हमने पॉजिटिव टर्म देख लिया। दूसरा हमारा नेगेटिव टर्म, इसमें क्या है कि नेगेटिव विच शो द अब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और क्वालिटी। तो एक तरह से यही है कि पॉजिटिव मतलब उसमें एक सकारात्मक शब्द होना चाहिए, और नेगेटिव में जो है तो कहा जाए तो एक ऐसा शब्द नकारात्मक जिसमें जो शो करता हो अब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और क्वालिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इग्नोरेंट, इनह्यूमन, मतलब कहने का कि कोई अज्ञानी हो गया, कोई अमानवीय हो गया, इसके अंदर मानवता ना हो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्म हो गया।
अब हम देखेंगे जो हमें ये बताया गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म में, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म में जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। उसके आधार पे हमने पढ़ा कितने उसके प्रकार हैं। हमने अभी जो है तो बेस्ड ऑन अगर कहा जाए तो इसके आधार पर देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के आधार पर देखा जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब जो है तो हम मीनिंग के आधार पर देखेंगे कि बोला जाए तो कितने क्लासिफिकेशन है किसके टर्म के बेस्ड ऑन मीनिंग। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कंक्रीट टर्म, मतलब कहने का कि ऐसा कोई ठोस शब्द। कंक्रीट टर्म जिसमें शो करता है विच शो पार्टिकुलर पर्सन थिंग्स और क्वालिटी। एग्जाम्पल रेड फ्लावर, ब्यूटीफुल गर्ल, क्लेवर स्टूडेंट। तो एक ऐसा शब्द जो एक तरह से पार्टिकुलर कोई पर्सन की जो है तो क्वालिटी की बात करता हो, है ना। जैसे कि रेड फ्लावर, रेड फ्लावर जैसे लाल फूल हो गया, लाल है लेकिन फूल है ना। ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर है कौन, लड़की है। क्लेवर कौन है, एक स्टूडेंट है, चतुर, है ना। तो ये बताया गया, उसका मीनिंग भी निकल रहा है यहाँ पे। अगर सेकंड की बात करें हम तो अब्स्ट्रैक्ट टर्म जो क्या बताता है कि दैट कन्वे ओनली क्वालिटी, इमोशन और कैरेक्टरिस्टिक, नॉट द पर्सन। हमने यहाँ पे देखा ये पर्सन को भी शो करता था कि अगर उसकी क्वालिटी बता रहा है तो पर्सन को भी बताता था कि अगर ब्यूटीफुल है तो वो गर्ल है, और रेड है तो कौन है, फ्लावर है। तो उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते थे साथ में लेके, दो टर्म रहते थे। अब्स्ट्रैक्ट टर्म में क्या बता रहा है कि सिर्फ उसकी जो है तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ उसकी क्वालिटी बताता है, जैसे रेडनेस मतलब हो गया लालिमा, ब्यूटी सुंदरता, क्लेवरेंस जैसे कि चतुराई, यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे चौथा देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन, मतलब कहने का कि अगर हम डोनेटेशन के अगर बात करें इसके बेसिस पे जो है अर्थ के आधार पर देखेंगे तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो दो तरह से किया गया है। एक कॉमन टर्म जिसे हम सामान्य बोलेंगे, सामान्य शब्द, एक प्रॉपर टर्म जिसे हम बोलेंगे उचित शब्द। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन में दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द टर्म रिफर्स टू एनी रियल थिंग्स और नॉट। मतलब कहने का कि जो वर्गीकरण किया गया है इस बात पर यह आधारित है कि जो शब्द है वो किसी वास्तविक चीज़ को जो है तो मतलब उसके जो है तो उसको रिफर करती है, उसको जो है तो संदर्भित करती है, कोई सा वास्तविक चीज़। जैसे यहाँ पे बताया गया है इसका कॉमन टर्म जो अप्लाई होता है पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, है ना। तो ऐसे लोगों को बात की गई है, एक तरह की कई लोगों को बताया गया यहाँ पे जो चीज़ों पर लागू हो, जैसे हो गया पुस्तक, है ना, जैसे बुक हो गया, ट्री हो गया, मैन हो गया। इन सारी कॉमन टर्म के बारे में बात की गई है यहाँ पे। फिर अगर हम प्रॉपर टर्म की बात करें तो यहाँ बताया गया कि इट रिफर्स स्पेशली टू अ सिंगल पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल महात्मा गांधी, हिमालयाज, पटना। इसमें भी ये बताया गया कि कोई ऐसा प्रॉपर टर्म, एक उचित शब्द जो विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को ही प्रस्तुत करता है, जैसे हिमालय हो गया, पटना हो गया, महात्मा गांधी हो गए, एक महान व्यक्तित्व, हिमालय है ना, पर्वत, पटना कोई ऐसा स्टेट या कोई ऐसा सिटी, कोई ऐसे राज्य। इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर टर्म बताया गया कि उचित शब्द जो कि एकदम मौजूद है ना, कोई एक सिंगल पर्सन, कोई थिंग ऐसा। फिर अगर हम आगे बात करें तो डोनेटेशन ऑफ टर्म इन लॉजिक की बात हमने जो है तो डोनेटेशन को देखा, है ना। अब जो है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि डोनेटेशन जो तर्कशास्त्र है उसमें शब्द का अर्थ क्या है। डोनेटेशन मतलब होता है अर्थ, एक तरह से बोला जाए तो इन लॉजिक द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टर्म मीन्स all the things or person to which that term, in other words the object of reading is the set of object referred by the term। कहने का मतलब कि अगर तर्कशास्त्र में हम बात करें तो किसी शब्द की जो भी मतलब बोला जाए, इट टर्म्स मीन्स all things or person to which that term, जो किसी शब्द, जो किसी ऐसा शब्द जो किसी वस्तुनिष्ठ जो होता है उससे तात्पर्य उन सभी चीज़ों या व्यक्तियों से है जिनके शब्द प्रयोग होता है। अगर हम बात करें तो पढ़ने का उद्देश्य उस शब्द से होगा जो वस्तुओं का समूह है ना, द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे, है ना, उसको जो है हमें समूह बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टू वर्ड्स मैन, राम, श्याम, गीता, नेहरू, गांधी, मी, यू, ऑल दिस इज द वर्ड ऑफ मैन अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन बींग। ऐसा कोई शब्द कहा जाए, यहाँ पे मेन ये कहने का मतलब है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बताती हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई एक ऐसा शब्द जो सभी के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे मैन, है ना, तो क्या होता है कि मैन ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए रिफर की जाती है। मान लीजिए अगर हम कोई बात करते हैं, है ना, मनुष्य बोलते हैं, तो मनुष्य जो मैन होता है, मनुष्य शब्द की जो एक तरह से बोला जाए तो वर्ड है, ये किसी पर भी लागू हो सकता है। राम, श्याम, गीता, नेहरू, गांधी, मैं, तुम, वो, ये सब। मतलब कहने का कि जो मैन मनुष्य शब्द है ये सभी मनुष्य पर ही लागू होता है ना। यहाँ पे ये बताया गया जैसे जैसे कहा जाता है कि टुडेज़ मैन, है ना, टुडेज़ मैन कहने का मतलब ये कि आज का मनुष्य, ऐसा यहाँ पे बताया गया। कहीं कहीं ये यूज़ होता है, दोनों साइड यूज़ होता है ना। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैन या किसी आदमी के लिए यूज़ हो, बल्कि मनुष्य के लिए यूज़ होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टर्म प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे हमें ग्रह देखने को मिलते हैं। ग्रह शब्द की अगर हम बात करें तो ये इसका जो टर्म है हमें बहुत सारे ग्रह देखने को मिलते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सारी चीज़ें, लेकिन उनका एक ही है प्लैनेट, है ना। प्लैनेट पे सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। ऐसे ही मैन में भी सारे मनुष्य में भी सारे इंसान आ जाते हैं, यहाँ पे ये बताया गया। तीसरा अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टर्म इन काउ, काउ की बात करें तो एवरी काउ इन द विलेज, काउ इन दिस फील्ड, काउ इन द सिटी, ऑल कम अंडर दिस। इन दिस वे ऑब्जेक्टिविटी मीन्स टू विच रियल ऑब्जेक्ट टर्म कैन बी अप्लाइड। मतलब कहने का कि गाँव की हर गाय, गाय शब्द की यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी बताई गई है कि चाहे वो गाँव की गाय हो, चाहे खेत की गाय हो, चाहे शहर की गाय हो, चाहे कहीं और की गाय हो, चाहे विदेश की गाय हो, है तो वो गाय, है ना। इसी प्रकार इसी का अर्थ बताया गया कि कोई भी शब्द हो उसकी जो भी वास्तविक जो उसका ट्रुथ है वो रहेगा ही, रियल ऑब्जेक्ट उसका रहेगा ही।
फिर यहाँ कॉन्नोटेशन ऑफ टर्म, मतलब कॉन्नोटेशन ऑफ टर्म मतलब क्या होता है, तो एक तरह से बात किया जाए तो इसका अर्थ, इसका भी connotation of term, that this the characteristic quality attribute or sign by which a term derives its meaning apply to think this is the inner or hidden meaning, the term simply put in the term something is given the name। कहने का मतलब कोई यह विशेषता है, कोई गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उसकी क्वालिटी हो गया, है ना, संकेत जिसके द्वारा कोई शब्द अपना अर्थ जो है तो प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई शब्द हो, ऐसा कोई वस्तु हो जिसमें उसकी विशेषता हमें समझ में आए, उसकी कोई क्वालिटी हमें समझ में आए, ऐसे शब्द ही हमें लिखने हैं, ऐसे शब्द ही हमें बताने हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के रख देंगे। सरल शब्दों में अगर बात करें तो हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ को नाम क्यों दिया गया है ना। तो जो हम सोचते हैं, है ना, तो जो हम सोचते हैं उसको हम शब्द देंगे, जो हम शब्द देंगे तो ऐसा शब्द दें जिससे हमें समझ में आए कि हाँ कि इसका अर्थ ये होता है, तब ना एक स्टेटमेंट बनेगा जिसका एक लॉजिक निकलेगा। ऐसा इन अदर वर्ड्स द क्वालिटी ऑफ वर्ड इज द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस विच वर्ड इज अंडरस्टूड। मतलब कहने का कि दूसरे शब्द में अगर बात करें तो किसी शब्द की जो क्वालिटी है, कोई भी शब्द है, द क्वालिटी ऑफ वर्ड मतलब शब्द की जो गुणवत्ता है, वो गुण या विशेषता जिसके आधार पर शब्द को समझा जा सके, उसकी खुद की एक मतलब क्वालिटी हो जिससे हम उसको समझ सकें। इन लॉजिक द एट्रीब्यूट ऑफ टर्म मीन्स द सेट ऑफ क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द टर्म। अतर्क शास्त्र में अगर बात करें तो किसी शब्द की जो विशेषता है, उसका अर्थ, उस शब्द से जुड़ा कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, उसका कोई विशेषता, उस चीज़ों का समूह हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो अगर हम कॉन्नोटेशन ऑफ टर्म की बात करें, उसे कन्नॉट करें, मतलब पद का जो अर्थ होता है यही है कि उसकी जो विशेषता है उससे कुछ विशेषता निकले, उसकी कुछ क्वालिटी निकले, उसका कोई गुण निकले, और ऐसे में उसका समूह भी होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है जिसके आधार पे हम शब्द को समझ सकें। टर्म पढ़ा था उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हम पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, आप उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वालिटी ऑफ टर्म। ये जो हमने टर्म पढ़ा है, जो हमने शब्द पढ़ा, जो पद पढ़ा है हमने, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, शब्द की गुणवत्ता जो होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है टर्म की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन क्वालिटीज यहाँ पे बताया गया है कि द क्वालिटी ऑफ वर्ड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और अ साइन। अगर हम बात करें किसी शब्द की जो गुणवत्ता है, वो हमेशा उसकी गुण, विशेषता या संकेत पर आधारित होती है ना। जो बेस्ड ऑन क्वालिटीज़, जो भी गुण है उसके आधार पर अगर हम बात करें, अगर कोई शब्द है, हमें कोई वर्ड देखने को मिल रहा है, तो उसकी क्वालिटी भी होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होगी और उसकी साइन भी होगी, है ना, जिसके आधार पर हम उसको पहचान सकेंगे। डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन मतलब निश्चित उसकी पहचान होगी। अ टर्म इज करेक्टेड आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टी। किसी शब्द की जो सही अगर बात करें आइडेंटिफाई इट प्रॉपर्टीज़, उसके गुणों से होती है, सही तरीके से अगर हम बात करें तो उसका टर्म इज करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टीज़। वो उसका एक डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका निश्चित पहचान होता है अगर हम टर्म में बात करें तो, क्वालिटी ऑफ टर्म की बात करें। थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है तो संबंध होता है, विशेषता जो होती है उसकी, रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है और जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन दोनों में कहा जाए तो रिलेशन होता है। इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सप्लेन क्वालिटी। कहने का मतलब किसी शब्द को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन अच्छे से ना कर पाए, है ना। अगर आपको एज एग्जाम्पल किसी इंसान को समझना भी है तो हम उसके जो क्वालिटी है उस पर, उससे उसको समझेंगे कि हाँ ये इंसान ऐसा, ये गलत है, ये सही है, और ये सज्जन पुरुष है, ये सज्जन पुरुष नहीं है। क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो भी उसको क्वालिटी है ना, उसके हिसाब से हम उसको पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया कि अगर हमें किसी चीज़ को पहचानना है तो पहले हम उसको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जब तक उसका किस क्वालिटी नहीं पता होगा तो हम उसका बोल जाए तो अंडरस्टैंड नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग, ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना, यहाँ पर ये बताया गया है कि मानव की जो भी वस्तु है सभी मानव है। एक तरह से ह्यूमन बींग बोला जाए तो ह्यूमन बींग में सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। बट दिस कैन अंडरस्टैंड ओनली व्हेन वी नो दैट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, है ना, सोशली। लेकिन ये भी समझा जा सकता है कि जब हम मानव के गुणों की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, रेशनैलिटी होती है, सोशियलिटी होती है उसमें, है ना, सोशियलिटी एक्सेट्रा। तो सामाजिकता भी उसके अंदर होती है, तर्कसंगतता भी उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर यही चीज़ें समझाई गई। फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में बताया गया है ना। प्रीपोजिशन के बारे में हमें जो है पढ़ना था। प्रीपोजिशन हो गया, आर्गुमेंट्स हो गया। तो जो यहाँ पे प्रीपोजिशन मतलब होता है कि एक तरह से बोला जाए तो पूर्व सर्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं। डेफिनेट, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ प्रीपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट असर्ट अ क्लेम दैट इज अ डेफिनेट ट्रूथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। सो सिंपल सा है ये कि इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है कि कोई ऐसा प्रस्ताव, एक घोषणात्मक कथन है जो किसी दावे पर जोर देता है। जैसे कि कोई दावा कर रहा हो कि ये सही है, कोई दावा करे कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो प्रीपोजिशन का कहने का मतलब बहुत ही सिंपल से इसका बोला जाए तो मीनिंग है कि डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, क्लेम, ये क्लेम करता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, इट इज रैनिंग, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑल मेन आर मॉर्टल, है ना। तो यहाँ पे ये बताया कि सही या गलत के बारे में बताया जाता है कि ये सही है, डेफिनेट ये सही है, और ये गलत है मतलब डेफिनेट ये गलत है ना। जैसे बादल का पानी, है ना, इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग मतलब कहा जाए कि बारिश हो रही है। तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन मतलब सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बात सही है, पृथ्वी जो है तो सन के चारों ओर घूमती है। इट इज़ रैनिंग मतलब बारिश हो रही है। ऑल मैन आर मॉडल, सभी मनुष्य नश्वर हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्रूथ वैल्यू ये निकलती है कि द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोपोजिशन इट्स एबिलिटी टू बी ट्रू और फॉल्स विच मेक इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लॉजिक।
कहने का मतलब किसी प्रस्ताव की जो मुख्य जो यहाँ प्रस्ताव बताया गया, जैसे कि ये आज बारिश हो रही है और ये कथन हो गया। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है कि आज बारिश हो रही है, जो पृथ्वी है वो सन के जो है तो चारों ओर घूमती है, ऑल मेन्स आर मॉर्टल, ये सब स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन है। अब इसमें ये ट्रूथ वैल्यू निकल रहा है कि हाँ सच में ये ऐसा हो रहा है, पृथ्वी जो है तो सच में सन के चारों ओर घूमती है और सभी मैन जो सभी प्राणी हैं वो नश्वर हैं। तो एक तरह से यही बोला गया है यहाँ पे कि मुख्य विशेषता ये कि सत्य असत्य की होने की क्षमता यहाँ पे बताया जाता है, जो उसे तर्कशास्त्र में एक मौलिक इकाई बनाता है। अब लास्ट अगर हम बात करें आर्गूमेंट्स की, तो आर्गूमेंट्स किसे कहते हैं, तो अब इसकी डिफिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। तो आर्गूमेंट्स में ये बताया गया बहस, जैसे कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एन आर्गूमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रेमिसेस दैट सर्व एज एविडेंस और रीजन लीडिंग टू अ कंक्लूजन। ये कंक्लूजन तक पहुंचता है। संरचना अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें आर्गूमेंट्स की, तो एक तर्क में या एक से अधिक आधार होते हैं, जो जिसमें हम बोला जाए तो एविडेंस, कोई रीज़न है ना, इसके रूप में जो हम काम करते हैं। कोई जब तक कोई एविडेंस और रीज़न हमें नहीं समझ में आता तब तक हम लोग क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं और हम उसके निष्कर्ष तक नहीं निकलते हैं। तो एविडेंस और रीज़न का होना इंपॉर्टेंट है, तभी जो है हम कंक्लूजन तक निकलेंगे। तो प्रेमिसेस में अगर हम बात करें तो दीज आर स्टेटमेंट द प्रोवाइड सपोर्ट और एविडेंस फॉर द कंक्लूजन। ये कथन जो निष्कर्ष के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें एक एविडेंस की जरूरत होती है, तब हम कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। और कंक्लूजन क्या होता है, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट, जहाँ हम पूरी तरह से बोला जाए तो ट्रू बेस्ड हो जाते हैं। अंतिम कथन ये है कि जिस आधार पर हमें ये सत्य बताया गया है, क्या वो सत्य है या नहीं। निष्कर्ष में हम पता कर लेते हैं कि ये सत्य है या असत्य है ना। तो उद्देश्य इसका यही रहता है, पर्पज, कि जो आर्गूमेंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग वेयर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम प्रेमिसेस। तर्क का जो प्रयोग है, आर्गूमेंट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, आर्गूमेंट किस चीज़ पर यूज होता है, तो आर्गूमेंट यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, मतलब तर्क की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाने के लिए जो है तो ये इसका निष्कर्ष निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है आर्गूमेंट्स में। सो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में जो है तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर ट्रूथ एंड वैलिडिटी उसको पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।